बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबेल ज़ारा, आपकी उर्दू की मौल्लिमा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शशम जमात से उर्दू का सबक। और हम सीखेंगे क्या? आज हम खुलासा या मरकज़ी ख़याल लिखना सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटी सी सरगर्मी करें। आपको कोई कहानी पसंद हो या कोई कार्टून पसंद हो, कोई सिंड्रेला की कहानी या कोई स्नो वाइट की कहानी, कोई भी कहानी अगर आपको पसंद है, आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी कहानी पसंद है, उसमें कौन सा किरदार पसंद है और आपने उस कहानी में क्या पढ़ा है। वीडियो को रोकिए और बताइए। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आज हम सबक का खुलासा लिखना सीखेंगे। इससे पहले हम नज़्म का खुलासा लिखना भी सीख चुके हैं। सबक और नज़्म के खुलासा लिखने की तरतीब में तो फ़र्क नहीं होता, लेकिन अंदाज में ज़रूर फ़र्क है, क्योंकि नज़्म और नसर में भी फ़र्क है। इसी लिहाज से खुलासा लिखने के तरीके में भी फ़र्क है। देखिए, खुलासा जो है, जब तक आप असूल व ज़वाबित नहीं सीखेंगे, आप खुलासा लिखने में महारत हासिल नहीं कर सकते। खुलासा लिखना सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको खुलासा लिखने के असूल व ज़वाबित पर मलका हासिल हो। और वो असूल व ज़वाबित क्या हैं, वो हम आज देखते हैं। खुलासा किसे कहते हैं? सबक के तमाम अहम नकात को तरतीबवार मुख्तसरन बयान करना, इस तरह के तमाम मानी वाज़े हो जाए, सबक का जो है वो तरतीब के लिहाज से हो। बिल्कुल इसमें ऐसी कोई चीज़ शामिल ना की जाए जो बेशक सबक की दलालत तो करती हो लेकिन सबक का हिस्सा ना हो। हम सिर्फ उन्हीं मालूमात को शामिल कर सकते हैं जो सबक का हिस्सा हो। हम ऐसी किसी भी मालूमात को खुलासे का हिस्सा नहीं बना सकते जो बेशक मौजू से मुताल्लिक तो हो लेकिन सबक का हिस्सा ना हो। खुलासा सबक के ही अहम नकात को तरतीबवार मुख्तसरन बयान करने का नाम है। और मुख्तसरन का लफ्ज़ भी अहम है, इसको भी समझ लीजिए। कोई वाक़या है तो आपने मुकम्मल वाक़या खुलासे में लिखना नहीं होता, बल्कि आपने कनायतन उस वाक़े की तरफ इशारा करना होता है। जी, खुलासा हमेशा 2 पैराग्राफ में लिखा जाता है। पहले पैराग्राफ में मुसन्निफ़ का या सबक का तारुफ और मरकज़ी ख़याल, जबकि दूसरे पैराग्राफ में सबक को मुख्तसर अंदाज में बयान करना। खुलासा सबक का 1/3 हिस्सा होता है और खुलासे में अपनी राय तहरीर नहीं की जाती, बल्कि सबक ही को मुख्तसर तौर पर बयान कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी सबक का खुलासा लिख रहे हैं, सबक हिजरत नबवी से मुताल्लिक हो और आप उसमें हिजरत से मुताल्लिक कोई अशार या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत से मुताल्लिक कुछ अशार शामिल करना चाहते हों, तो आप उसमें वो शामिल नहीं कर सकते अगर वो अशार सबक का हिस्सा नहीं थे। अगर वो सबक का हिस्सा थे भी तो भी उन्हें मुख्तसरन तौर पर, कनायतन तौर पर सत्रों की सूरत में शामिल कर लें, वैसे उनको अशार को शामिल ना करें। खुलासा सिर्फ एक स्केच की तरह होता है। खुलासा एक ऐसी इबारत को कहते हैं जो हमें ये बताती है कि दरअसल, जिसे हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें मोटे मोटे लफ्ज़ों में, सुर्खियों की सूरत में, हमें ये बताती है कि ये सबक में है क्या। आगे बढ़ते हैं। खुलासा लिखने के तरीके। खुलासा लिखने के जो हम ये भी कह सकते हैं मदारिज। खुलासा लिखने का अंदाज क्या है? सबक का हवाला, मुसन्निफ़ का नाम, सबक का नाम, सबक का मरकज़ी ख़याल और फिर सबक के अहम नकात। 2 इबारत 2 पैराग्राफ्स में लिखा जाएगा। एक पैराग्राफ में है सबक का तारुफ, मुसन्निफ़ का तारुफ और मरकज़ी ख़याल, और दूसरे पैराग्राफ में अहम नकात। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि हमने क्या करना है। हम खुलासा लिखने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है, वो ये है, सबक को अच्छी तरह पढ़ें, तवज्जो से समझकर पढ़ें, समझ ना आए तो दोबारा पढ़ें। यानी खुलासा करने के लिए नज़्म या मतन का बगौर मुताला लाजिम है। अगर आपने उसको गौर से नहीं पढ़ा और आपको समझ नहीं आया कि इसमें इस इबारत में क्या है या उससे आगे क्या है या ये किस तरतीब से चल रहा है, तो आपको उसको दोबारा पढ़ना है या आप फिर मौल्लिमा की मदद लीजिए। लेकिन आप जब तक सबक को सही तरह से पढ़ेंगे नहीं, आप उसे बयान नहीं कर सकते। एक सरगर्मी है
QR کوڈ میں دیا گیا اقتباس غور سے پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کا خلاصہ اخذ کریں۔ طلباء ایک عبارت کو پڑھ کر معلمہ یا معلم کی مدد سے اس کا خلاصہ لکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ورک شیٹ جو ہے وہ شامل کر دی گئی ہے۔ چلتے ہیں ورک شیٹ کی طرف۔ کارگل جنگ کنٹرول لائن پر ہونے والی ایک محدود جنگ تھی جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں 1999 میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں واضح کامیابی کسی ملک کو نہ مل سکی، لیکن پاکستانی فوج نے بھارت کے 3 لڑاکا جہاز مار گرائے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوج کارگل سیکٹر میں توازن کھو بیٹھی اور 700 سے زائد فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس جنگ میں بھارت کو برا جھٹکا لگا، لیکن بعد میں دونوں فریقین نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ پاکستانی فوج اور کشمیری باغیوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان میں لائن آف کنٹرول کو پار کر کے بھارت کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ تمام کشمیری عسکریت پسند لڑ رہے ہیں، لیکن جنگ میں برآمد کردہ دستاویزات اور پاکستانی رہنماؤں کے بیانات سے ثابت ہوا کہ پاکستان کی فوج اس جنگ میں براہ راست ملوث تھی۔ بھارتی فوج اور ایئر فورس نے پاکستانی قبضہ شدہ علاقوں پر حملہ کیا اور آہستہ آہستہ پاکستان کو بین الاقوامی تعاون کے ساتھ سرحد پر واپس جانے پر مجبور کیا۔ یہ جنگ ہائی لینڈ پر واقع ہوئی اور 2 ممالک کی فوجوں کو لڑنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا رہا۔ جوہری بم بنانے کے بعد یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان میں پہلی مسلح جدوجہد تھی۔ جی، سب سے پہلے تو آپ نے لکھنا ہوگا کہ اس عبارت کا کوئی عنوان دے دیجئے، اس کو ہم سبق کے عنوان کے طور پہ لکھ لیں گے۔ اس کے بعد اس کے مصنف کا نام لکھیے، آپ میرا نام لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے اس عبارت کا مرکزی خیال کیا ہے، یعنی یہ عبارت کس کے بارے میں۔ پھر آپ اس عبارت کے اہم نکات کو بیان کر دیں گے۔ ویڈیو کو روکیے اور کام مکمل کیجیے۔ جی، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو ہم نے خلاصہ لکھنے کا طریقہ ترتیب وار سمجھایا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ خلاصہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ویڈیو کو روکیے اور میرے سوال کا جواب دیجیے۔ جی، آگے بڑھتے ہیں۔ خلاصہ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سب سے آپ نے لکھنا ہوگا تعارف یا نام، جس میں سبق اور مصنف کا نام شامل ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سبق کا مرکزی خیال۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سبق کے اہم نکات۔ جی، بس اتنی سی بات ہے۔ خلاصہ تو بالکل بھی مشکل چیز نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ ہے آپ کا سبق۔ لکھیے سبق کا نام، مصنف کا نام، اور پھر سبق کس کے بارے میں ہے، ایک مرکزی خیال کی صورت میں بتائیے۔ پھر پڑھیے یہ عبارت، اس عبارت میں کیا بات کی گئی ہے۔ پھر آپ پڑھیے یہ عبارت کہ اس میں بنیادی بات کیا ہے۔ جیسے پہلی عبارت ہے، ٹیلی ویژن پر دفاع وطن کے حوالے سے منعقدہ کوئی تقریب دکھائی جا رہی تھی۔ پروگرام میں مختلف شہداء اور وطن کی حفاظت۔ جی، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں، پہلی لائن ہی اس کی بنیادی نقطے کی لائن ہے، جسے ہم ٹاپک سنٹینس کہتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر دفاع وطن کے حوالے سے منعقدہ کوئی تقریب دکھائی جا رہی تھی۔ احسن، مومنہ اور احمد دادی جان کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے۔ یہ آپ اس کو خلاصے میں شامل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں دوسری جو عبارت ہے وہ کس کے بارے میں ہے، اس کو پڑھیں کہ احمد سے اس گفتگو کا آغاز ہوا۔ اس نے کہا، دادی جان، آپ جانتی ہیں مجھے پاک فوج میں شمولیت کا شوق ہے۔ میں چاہتا ہوں میں بھی پاک فوج کا حصہ بنوں اور اپنے وطن کے لیے کوئی اہم کارنامہ سر انجام دوں۔ بالکل اس عبارت میں اگر آپ غور کریں تو احمد کی وطن سے محبت کے بارے میں اور پاک فوج میں شمولیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر احمد نے کہا کہ میں نے پچھلے ہفتے حوالدار لالک جان شہید کے متعلق پڑھا تھا۔ تو آپ اس کو جملے کی صورت میں لکھ دیں گے، ٹیلی ویژن پر دفاع وطن کے حوالے سے منعقدہ کوئی تقریب دکھائی جا رہی تھی۔ احسن، مومنہ اور احمد دادی جان کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے۔ احمد نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے ہفتے میں نے حوالدار لالک جان شہید کے متعلق پڑھا تھا۔ پھر اس نے حوالدار لالک جان شہید کے متعلق
मालूमात फराहम करते हुए कहा कि लालक जान शहीद 1 अप्रैल 1976 को वादिये हिंदूर के गांव यासीन में पैदा हुए। मुख्तसर सी मालूमात उनका तारुफ है इसमें, ये पूरा इबारत हवालदार का तारुफ है। उनकी पैदाइश के बाद आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि 1996 में आपको बल्कि पहले ये बता दीजिए कि लालक जान शहीद ने भी अपने बड़े भाई की तरह फौज में हिस्सा लेने का इरादा जाहिर किया और अपने वालिद से इजाज़त तलब की। उसके बाद 1976 में आपकी यूनिट को पीरखंडी के मुश्किल तरीन मुहाज डुमेल में तैनात कर दिया गया। उसके बाद एहसन और आमना बहुत तवज्जो और शौक से अहमद की गुफ्तगू सुन रहे थे। उसके बाद आगे बढ़ें, अगला इबारत पढ़ें, उसमें से बुनियादी नुक्ता निकालें। यहाँ से यहाँ तक एक इबारत है, फिर अगली इबारत पढ़ें, यहाँ से यहाँ तक उस इबारत में बुनियादी नुक्ता निकालें, फिर यहाँ से यहाँ तक इबारत पढ़ें, बुनियादी नुक्ता निकालें, फिर आखिरी इबारत और उसका बुनियादी नुक्ता। फिर इन तमाम नकात को एक सफ़े पर लिख लें तरतीब से, तो ये आपका खुलासा है। यानी आपने इबारत को पढ़ना है, गौर करना है, और उसमें हर इबारत में एक बुनियादी नुक्ता होता है और बाकी उसकी मदद की वजाहती तौर पे जुमले होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में सपोर्टिंग डिटेल कहते हैं। फिर उस इबारत की कंक्लूडिंग लाइंस होती हैं जिनमें वो इबारत ख़त्म हो जाती है, जिसको हम इख्तिताम कहते हैं। तो आपने सिर्फ बुनियादी नकात निकालने हैं, आपका खुलासा बन जाएगा। अब होगा ये कि जमात के दो साथी मिलकर सबक को पढ़ेंगे, उसको समझ के पढ़ेंगे और एक दूसरे से इश्तराक करेंगे, अहम नकात पे तबादला ख्याल करेंगे और फिर तबादला ख्याल को लिखेंगे। उसके बाद जब तबादला ख्याल कर लेंगे तो इनफरादी तौर पे सब बच्चे अहम नकात को अपनी अपनी नोटबुक्स पर लिखेंगे। यकीनन आपको खुलासा लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा, खुलासा लिखने के उसूल समझ में आ गए होंगे, और वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हम खुलासे में शामिल नहीं कर सकते। इन तमाम उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए आप खुलासा लिखिए और अपने मौलमा से रहनुमाई हासिल कीजिए। आइंदा फिर हमारी किसी नए उन्वान के साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया।